आइए पहला चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। इसमें आपको एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे और सारे घटना चक्र का क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर, बिल्कुल सही है। फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, यानी अर्थ के जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लाइक रिवर है, माउंटेन है, वो सब इसमें काउंट होते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर में। एबायोटिक फैक्टर यानी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर एबायोटिक फैक्टर। तो इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ ऑल ऑफ above. Environment refers to, environment definition यहाँ पर आ गया, the natural world of land, water, air। ये तो environment पर रहेंगे ही, plant, animal that exist, ये सही है। the sum total of condition which surrounds human being at a given point of time, तो जो human being को surround करते हैं वो भी सही है। the interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked, तो ये तीनों environment के पार्ट आए हैं, तो इसमें से all of the above करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ये नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की तरह कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट लैंड, वाटर, रिवर, इस तरह का फिजिकल इन्वायरमेंट पे आ जाएंगे। कल्चरल इन्वायरमेंट मीन्स लाइक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब कल्चरल इन्वायरमेंट पे आ जाएंगे। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑल लिविंग थिंग्स comes under the biological environment. There will be two statements. So first statement is sustainable development is important for well-being of human society. ये statement सही है। Sustainable development is a matter of intergenerational sensibility in respect of the use of natural resources. तो sustainable development का मतलब ये होता है कि इस जनरेशन अगले जनरेशन से अगले जनरेशन तक चीजें सस्टेन करें। तो both A and assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। ये बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। The discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987। That report was first report climate change नहीं, our common future was that report। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पता ही है कि सब ग्रीनरी और इस जनरेशन और अगले जनरेशन या उसके अगले जनरेशन के लिए सेव करके काम करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इसको अरेंज करना है। रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ द ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो इसको एक वीडियो अलग से बनाया हूँ, पहला वीडियो, उसको उसमें ये डेट के साथ बताया हूँ, उसको जाकर जरूर देखिएगा। पहला वीडियो जो है इसमें सबसे पहले कौन आया था, तो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद होता था पब्लिकेशन ऑफ द ब्रोडलैंड कमीशन, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा पब्लिकेशन ऑफ द ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और रियो और समिट 1982 में जो हुआ था ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे नहीं कि फोर्थ आएगा, फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, फोर्थ, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सही ऑप्शन है। मटेरियल रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो हम खुद भी बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज खुद भी बना सकते हैं, सोशल रिसोर्सेज से भी खुद भी बना सकते हैं, बट नेचुरल रिसोर्सेज को आप कम समय में खुद नहीं बना सकते। इसीलिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंटरजेनरेशनल सस्टेनेबिलिटी के रूप में इसे देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भाई ग्रीन प्लांट रहेंगे, ये हमारा ग्रोथ भी होता रहेगा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि प्लांट, एनिमल यही सब रह रहे हैं, तो शायद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा। डिक्रीजिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं रहेगी तो कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसलिए डिक्रीज पॉवर्टी करेंगे तो अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय, हमारे जो 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17 जो टारगेट दिए हैं अचीव करने के लिए, उसमें से कौन सा नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी होगा ही होगा, क्योंकि जब पता चला है केवल पुरुष पुरुष ही हो या फीमेल फीमेल ही हो तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। स्पेस रिसर्च ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता है। जीरो हंगर कम्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर कोई भूखा ही रहेगा तो डेवलपमेंट कैसा, फिर जीरो हंगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छे स्वास्थ्य ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा, तो इसमें स्पेस रिसर्च नहीं, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्पेस रिसर्च जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वोल्केनिक एक्शन, विच एबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड, मींस एनवायरनमेंट में कौन कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, प्लांट में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो खुद ही लेते हैं और ऑक्सीजन को फ्री कर देते हैं।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में कार्बन साइकिल में ऐड नहीं करते हैं। यानी कि दो वाला जो जिसमें जिसमें होगा उसको हटा देना है, यानी कि ये नहीं होना, ये नहीं होगा। पहला होगा डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डीके होगा तो उसमें ऑक्सीजन यूज पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता है, और वोल्केनिक इरेप्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता ही आता है। तो इसमें 1, 3 और 4 द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक रिएक्शन। तो ये उसी का एक पार्ट है, दूसरे तरह से एग्जाम में पूछा गया था। तो ये फोटोसिंथेसिस नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में भी इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सोलर रेडिएशन का मेन काम क्या है? कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो सोलर रेडिएशन यानी कि धूप जो आता है, धूप का क्या मेन काम होता है? वाटर साइकिल में, क्योंकि वहीं वो वाटर को वेपोराइज करता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर ओशन में जाता है, फिर वहां से वेपोराइज होता है, ये वाटर साइकिल हो जाएगा। फिर व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? तो बायोस्फीयर नहीं, वाटर पार्टिकल नहीं, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर नहीं, इसमें एटमॉस्फेयर यानी थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम देखो इसमें, और अर्थ पर बात करेंगे तो इसमें अर्थ पर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है और लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी वाला पार्ट, सॉइल वाला पार्ट। और ये तीनों चीज जहाँ पर मिलते हैं वो होता है बायोस्फीयर। और हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो पृथ्वी के यानी जो अर्थ है उसके सबसे नियरेस्ट में कौन सा है? ट्रोपोस्फियर होता है। जो जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म होता है वहां पर होता है ट्रोपोपॉज। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है मेसोस्फियर और आयनोस्फीयर। ये इसके पार्ट हो गए। अगर इसके नंबर को अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो ये एटमॉस्फियर याद कर लें उसमें। तो ये पहला वाला अक्षर हटा देना है यहाँ। ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर लास्ट से आना है। ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। उसके बाद फिर आता है मेसोस्फियर और आयनोस्फीयर। इससे एटमॉस्फियर का खुद ही एटमॉस्फियर ही बताता है कि इसमें कैसे कैसे लेयर, यानी कि इसको हटा दो एटमॉस्फियर, यानी कि ये वाला हटा देते हैं, फिर आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आ जाते हैं लास्ट में ये फियर को हटा देते हैं, फिर यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर हो जाएगा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर होता है या आयनोस्फियर। थर्मोस्फियर को ही में ही आयनोस्फियर होता है। एयर इज एन, एयर क्या है? एयर का कंपाउंड नहीं, कंपाउंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एयर में क्या होता है? डस्ट भी होते हैं, वेपर भी होता है, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि कंपाउंड में हर एक चीज का एक रेशियो होता है। रेशियो होता है एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि एयर, तो एयर में एलिमेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट है, तो ये तो है। बट इसके अलावा जो है वेपर है, डस्ट है, तो वो नहीं हो सकता है। यानी मिक्सचर, ये नहीं सभी कुछ है तो ये मिक्सचर हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट तो फिर वही नहीं सकता यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? हीलियम, हीलियम नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन द एयर। तो हीलियम प्रेजेंट होता है, आर्गन प्रेजेंट होता है, रेडॉन नहीं प्रेजेंट होता है, नियॉन प्रेजेंट होता है। रेडॉन क्या है? ये एक रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव गैस है, और यह यूरेनियम, यूरेनियम के डीके से रेडॉन गैस बनता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ड्राई एयर, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78%। 21% और ऑक्सीजन। अब इसको याद कैसे करते हैं? अब इसको याद करते हैं तो हम इतना याद रखते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में क्या सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है आजकल? एसी। हाँ, तो हम लिखते हैं नो एसी। अब यही इसका फॉर्मूला हो गया, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर आर्गन फिर कार्बन। ये इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और सबसे ज्यादा ये 78% है, और ऑक्सीजन कितना? 21%। बाकी परसेंट ऑफ गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। अलग अलग तरीके से पूछा गया। इफ ऑल द प्लैनेट प्लांट्स एंड ट्री वेनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज। अब प्लांट और ट्री जितने हैं वो डिक्रीज होंगे तो क्या करते हैं? क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन फ्री करते हैं, तो क्या डिक्रीज होगा? ऑक्सीजन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ट्री? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बिल्कुल सही है। रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। सो बोथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्तियां होते हैं, वो खुद ही जो है वाटर को रिलीज करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाय अमेजन फॉरेस्ट थ्रू द फोटोसिंथेसिस इज। अब जो अमेजन फॉरेस्ट है, ये अमेजन फॉरेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस 20%। ये बहुत बड़ी डेटा है क्योंकि ये एक अमेजन ये फॉरेस्ट ही इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है पूरे अर्थ पे। तो अमेजन फॉरेस्ट इतना 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ऑन अर्थ। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स ओवरऑल लोअरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब तो सही है, ओवरऑल लोअरिंग ऑफ environmental condition, adverse change brought in by human activities। और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता ही है। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा तभी इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर।